गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। कैसे हैं? अच्छे हैं ना? चलिए हम लोग आज शुरू करें अपना नागरिक एवं सामाजिक जीवन। देखिए, इतिहास हम लोगों ने आधा पढ़ लिया, भूगोल आधा पढ़ लिया है। आज से हम लोग पढ़ेंगे अपना सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसमें पहला चैप्टर है जिसका नाम है भारतीय संविधान। संविधान देखिए, हम लोग सुनते हैं कि और जानते भी हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था ना। और हम लोग उसको राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाते हैं, मिठाई खाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग ये जानते हैं कि संविधान होता क्या है। संविधान होता क्या है? तो देखिए, जैसे स्कूल है, छोटे से आप समझने का प्रयास करिए। जैसे स्कूल है, स्कूल को चलाने के लिए एक नियम बनाया गया है ना, कि 10 बजे से प्रार्थना होगा, घंटी लगेगी, फिर उसके बाद 20 मिनट का ये घंटी चलेगा, वो घंटी चलेगा, लंच होगा, 4 बजे पूरी छुट्टी होगी, टीचर की नियुक्ति कैसे होगी, कोई समस्या होगी तो उसका निदान कैसे होगा, सारा एक नियम बनाया गया है इन सारी चीज़ों के लिए। और उसी के हिसाब से स्कूल को चलाया जाता है। तो ये स्कूल क्या हो गया? स्कूल को चलाने के लिए जो चीज़ बनाया गया है वही स्कूल का क्या हो गया? संविधान हो गया। उसी तरह हमारे देश को चलाने के लिए एक नियम बनाया गया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। उसी संविधान के हिसाब से हमारे देश को चलाया जाता है। देश को चलाने का मतलब देश का मालिक कौन होगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी, राष्ट्रपति कौन होगा, किस तरह का यहाँ पे शासन व्यवस्था होगा, उस व्यवस्था को संचालित कैसे किया जाएगा, सरकार कौन होगा, उसके कितने अंग होंगे, इन सारी चीज़ों का उल्लेख हमारे देश के संविधान में किया गया है। आप बात समझ गए ना? हाँ, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा एक उदाहरण किताब में दिया हुआ है, उसको समझने का प्रयास करते हैं, उससे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, खेल हम लोग खेलते हैं और हर खेल का अपना अपना नियम होता है। जैसे वॉलीबॉल खेलते हैं हम लोग तो हाथ से मारते हैं, फुटबॉल खेलते हैं तो पैर से मारते हैं। अगर फुटबॉल में खेलते समय बॉल हमारे हाथ से लग जाता है तो क्या हो जाता है? वो नियम का उल्लंघन हो जाता है। तो नियम बना है ना। देखिए, कोई भी काम होता है अगर बिना नियम का करेंगे तो वो काम अच्छे से नहीं होता है, इसलिए नियम बनाया जाता है। उसी तरह हमारे देश को चलाने के लिए नियम बनाया गया है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। किसी देश को संविधान की आखिर में ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम लोग तो जान गए 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, लेकिन संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी? हम लोग जानते हैं बेटा कि हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और सारा नियम कानून अंग्रेज बनाते थे और उसी के हिसाब से हमारे देश को चलाते थे। लेकिन हमारे देश के जब बुद्धिजीवी लोगों ने देखा कि अंग्रेज नियम बना बना के हमारे देश के लोगों का शोषण कर रहे हैं, तो उन्होंने पहले यही सोचा, हमारा देश है, इसको चलाने के लिए हम जो नियम बनाएंगे उसके हिसाब से देश चलेगा। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले, आज़ादी से पहले ही 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी ये क्या था, कौन था, राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ हम लोग जान लेते हैं कि 1934 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की गठन को पहली बार उल्लेख किया था। यानी संविधान बनाने की जो मांग की गई थी वो सबसे पहले की गई थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। कब? 1934 ईस्वी में। और उस समय अंग्रेजों ने इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, परंतु जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध, बताएं, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1944 तक चला था। इस दूसरे विश्व युद्ध में संविधान सभा की मांग, हमारे देश के लोगों ने संविधान सभा की जबरदस्त तरीके से मांग शुरू कर दी और अंत में अंग्रेजों को हार मान के दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन करना पड़ा। और दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा का ही मेन काम था भारतीय संविधान का निर्माण करना। संविधान सभा का जो गठन है वो संविधान के निर्माण के लिए ही किया गया था। और हम बता दें कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ उसको बनाने के लिए एक समिति गठित की गई थी। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कुल मिला के संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया। और वो संविधान का निर्माण हमारे देश के लोगों ने अपने देश की जनसंख्या, यहाँ के लोगों की आवश्यकता, इन सब के आधार पे किया और भारत को एक प्रजातंत्रात्मक देश घोषित किया गया। अब देखिए, प्रजातंत्र का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए। प्रजातंत्र का मतलब होता है प्रजा, प्रजा द्वारा, प्रजा के लिए, प्रजा द्वारा प्रजा के लिए ही जो शासन चलाया जाता है उसी को प्रजातंत्र कहते हैं। कुल मिला के प्रजातंत्र में जो शासक होता है उसका चुनाव होता है और वो चुनाव जनता करती है। इससे पहले हम लोग जानते हैं हमारे देश में राजतंत्र था, राजा होते थे वही शासन करते थे और राजा का लड़का ही राजा हो जाता था, यानी जनता का उसमें कोई रोल नहीं होता था। लेकिन जब संविधान का निर्माण किया गया तो उसमें हमारे देश को प्रजातंत्र घोषित किया गया, यानी सरकार का जो चुनाव होगा और चुनाव कौन करेगा? जनता करेगी। देखिए, प्रजातंत्र के माध्यम से देखिए बेटा, जो जनता होती है, सरकार जो चुनाव खड़ा होते हैं प्रत्याशी को, हित, ज़रूरत, आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके काम करते हैं, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो नेपाल के लोग देखिए अभी भी प्रजातंत्र की मांग कर रहे हैं। बता दें कि जो नेपाल है वहाँ पर 1990 में जनता और वहाँ के राजा के खिलाफ संघर्ष हुआ। हमारे देश में तो 1947 से जब आज़ादी मिली तो प्रजातंत्र लागू हो गया एक प्रकार से, और 1950 में पूर्ण रूप से लागू हो गया। लेकिन नेपाल में 1990 तक राजा ही राज करते थे। वहाँ गांव में वहाँ पे चुनाव नहीं होता था, तो ये समस्या थी। तो वहाँ की जनता भी प्रजातंत्र की स्थापना के लिए, वहाँ का मतलब नेपाल, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, जो नेपाल है, नेपाल में वहाँ की जो जनता थी वो लोग प्रजातंत्र की स्थापना के लिए प्रयास करना शुरू किए और 1990 में एक लोकतंत्री व्यवस्था स्थापित हुई। लेकिन वो लोकतंत्री जो व्यवस्था थी, प्रजातंत्र जो स्थापित हुआ था, हमारे देश की तरह नहीं था। वहाँ पे मेन जो शासक होता था वो राजा होता था और उसकी सहायता के लिए जो जनता द्वारा चुने गए मंत्री होते थे वो सहयोग करते थे राजा का। फिर क्या किए, 12 साल तक ये व्यवस्था चली, लेकिन 2002 में यहाँ का जो राजा था नेपाल का, राजा ज्ञानेंद्र, उन्होंने क्या किया कि प्रजातंत्र जो था उसको समस्या दिखा करके कि एक समस्या हमारे देश में ये आने वाली है, वो आने वाली है, समस्या दिखा करके वहाँ का शासन फिर अपने हाथ में ले लिया और जनता ने फिर विरोध करना शुरू किया।
2002 के बाद से विरोध करना शुरू, और 2005 में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, और अंत में 2006 तक आते आते वहाँ की जनता ने फिर से प्रजातंत्र की स्थापना कर ली, यानी राजा का जो सत्ता था नेपाल में फिर से खत्म हो गया। अब देखिए, जैसे हमारा देश है, प्रजातंत्र है, यहाँ पे भी क्या होता है, विधायक और सांसद का चुनाव होता है। वहीं लोग जाते हैं संसद में और विधानसभा में और शासन का निर्माण करते हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि लोगों का गठन होता है और उसके बाद शासन को चलाया जाता है। तो ये होता है प्रजातंत्रीय व्यवस्था में। देखिए, अब प्रजातंत्र में भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। ये है, एक उदाहरण बताएंगे, और ये हम लोगों का वीडियो का लास्ट भाग है, थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, प्रजातंत्र में होता क्या है कि जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसकी सरकार बनती है। अब मान लीजिए किसी खराब आदमी को ज़्यादा लोगों ने वोट दे दिया और सरकार बना लिया उसने। अब उदाहरण के रूप में थोड़ा सा समझ लीजिए कहानी जो दिया हुआ है। क्लास में एक लड़का था, बहुत ही था, लेकिन सरकार लोग विद्यालय के जो क्लास के बच्चे थे उन्होंने उसी को मॉनिटर बना दिया। अब मॉनिटर बनते ही उसने उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। एक बार उसकी मैडम जो है क्लास छोड़ के बाहर किसी काम के लिए रजिस्टर पे का काम था, चली गई। अब क्या हुआ, जो मॉनिटर था वो एक क्लास का अच्छा लड़का था, उससे दुश्मनी थी। अब लगा उसको परेशान करने। जब मैडम आई तो झूठ मूठ का लगा कहने कि मैडम, अनिल बड़ा परेशान कर रहा था, चिल्ला रहा था। मैडम कुछ सुनी नहीं अनिल का, और अनिल को बहुत मार दिया, क्योंकि मॉनिटर ने कहा था, तो मैडम को लगा कि कह रहा है। तो उसी तरह बेटा प्रजातंत्र में होता है। जनता जो होती है जिसको चुन देगी, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसकी सरकार बन जाती है। तो इससे हमको बचना चाहिए, हम लोगों को जानना चाहिए। अंत में मैडम को पता चल जाता है कि नहीं, मॉनिटर ने झूठ बोला है, बच्चों ने कहा। तो अंत में जाके मैडम ने फिर अनिल से कहा कि बेटा हम नहीं जानते हैं, और उस दिन से उसका पद जो है मॉनिटर का समाप्त कर दिया गया। छोटी सी कहानी थी, इससे हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि जो प्रजातंत्र है उसमें भी यही व्यवस्था है। जिस जिस कैंडिडेट को, व्यक्ति को, जिस उम्मीदवार को ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं, ज़्यादा वोट मिल जाता है, वो जीत जाता है। और उसी तरह जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिल जाती है उनकी सरकार बन जाती है। तो हमको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए और अच्छे लोगों का चुनाव करना चाहिए। शेष बातें कल होंगी। धन्यवाद।